एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए आज करते हैं क्लास 6 की नई बुक एनसीईआरटी की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की नई बुक है आपकी, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 10 करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है महाभारत के कोट से, राजनम धर्मो प्रगतम धर्मोह रक्षति रक्षताः, कि मतलब जो रूलर है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, धर्म को, और धर्म किसको प्रोटेक्ट करता है, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो धर्म भी हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। वहीं पे हमारे पास रिगोबर्ता मुनिच का एक कोट है, देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, कि अगर न्याय नहीं है तो शांति भी नहीं होगी। ये तो आपको पता ही है ना कि अगर हमें हमारी चीजें ढंग से नहीं होके मिलेगी, हमें अगर कुछ हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ कोई उसका जस्टिस नहीं करेगा, तो पीस तो होगी ही नहीं। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, और कोई न्याय भी नहीं है अगर हमको कोई इक्वालिटी ना मिले, समानता ना मिले, तो कोई जस्टिस भी नहीं मिलेगा। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा तो इक्वालिटी भी नहीं मिलेगी। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी। अब देखो, अगर आप अपने समाज में रह रहे, अपनी कम्युनिटी में रह रहे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने नेशन में रह रहे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, तो डेमोक्रेसी भी काम नहीं करेगी, लोकतंत्र भी नहीं चलेगा। द डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल, अगर आप लोगों की डिग्निटी का, उनके कल्चर्स का, उनका आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे देश में, तो जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। हो सकता है ये जितने भी वर्ड्स हैं, पीस, जस्टिस, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, आपके लिए नए नए वर्ड हो, पर जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाओगे आपको इन सब चीज़ों का मीनिंग पता चलता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें कुछ अपने बड़े क्वेश्चन है जिनका आंसर ढूंढना है। पहला तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, जो सरकार है उसका क्या मतलब है। एंड व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की जरूरत क्यों है। भाई हम अपना काम खुद भी तो कर सकते हैं, हमें सरकार की क्या जरूरत है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज हमारे 6 क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे जानेंगे कि जो अपना इंडिया है उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और जो काम है वो किस प्रकार हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे इंटरेस्टिंग वे में हम इसको चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज। अब ये तो आपको पता है, हम बहुत लंबे टाइम से एक कम्युनिटी में रहते हैं, कोई भी अकेला नहीं रह रहे है ना, सभी लोग किस में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं। When a large number of people live together, जब एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक साथ रहते हैं, there can be disagreement and disorder। अब कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है ना, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आएगी, कुछ आपके दोस्तों को पसंद नहीं आएगी। आप इस एक एग्जाम्पल से देखो, अगर आपकी ग्रुप में है ना, फ्रेंड सर्कल है और 4-5 आप फ्रेंड्स हो, है ना, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप सभी को सारी बातें पसंद आए। भाई अगर किसी एक ने प्लान बनाया है तो आप सभी को पसंद आए। तो जब हम एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल एक साथ में रहते हैं तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। कि जैसे एक रूल बनता है कि भाई देखो, गलत काम नहीं करेंगे, बंक नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो अब आपने भी तो रूल बना रखे हैं ना। ऐसे ही एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि हार्मनी रहे, बैलेंस रहे सोसाइटी में। कैसे, अब देखो, आप सड़क पे निकल जाओ, ठीक है, आपने देखा ना कोई लाइट है, मतलब ना कोई रेड लाइट है ना ग्रीन लाइट है, जिसका जहां मन आ रहा है वो वहां चल रहा है, जिसका जो मन आ रहा है वो वहां से निकल रहा है। आप बताओ, क्या आप ढंग से रोड क्रॉस कर पाओगे। आपको लगता है कि ऐसे मनमाने ढंग से रोड क्रॉस करने से लोग में टकराहट नहीं होगी, आपस में कोई लोग झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रूल होते तो क्या होता, अगर चौराया भी है तो एक बार एक तरफ की रेड लाइट होती
तो वहां से दूसरी तरफ से लोग निकलते, एक बार इस तरफ की रेड लाइट होती तो यहाँ से लोग निकलते, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक ऑर्डर मेंटेन हो गया, एक हार्मनी हो गई उस रोड पे, जिससे लोग आराम से अपने आप को वहां से निकाल सकते हैं। तो देखो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए रूल्स तो होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हार्मनी इन द सोसाइटी, की जो उस सोसाइटी में हम बैलेंस बना के रख सके। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम डेट यू आर एक्सपेक्टिंग टू फॉलो। अब कुछ रूल्स तो हमारे घर पे भी होते हैं, आपको भी पता होगा, मम्मी पापा कहते हैं इस इतने बजे के बाद आप खेल के वापस आ जाओ, इतने भाई रात को इतना हो गया तो हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ रूल्स तो हमारे घर पे भी होते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं है, है ना, अपना काम एक डिसिप्लिन वे में करना है। तो बहुत सारे रूल्स होते, तभी तो हमारी फैमिली चल पाती है। द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज रूल्स टू सम फॉर स्टूडेंट्स, अदर फॉर टीचर्स। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। अब हम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि आप मनमाने ढंग से स्कूल में एंट्री कर रहे हो और मनमाने ढंग में आप स्कूल से वापस आ जा रहे हो, नहीं ना। कुछ रूल्स आपके लिए हैं, कुछ टीचर्स के लिए, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो प्रिंसिपल तक भी फॉलो करते हैं। और जब आप बड़ी क्लासों में हो जाते हैं तो बच्चे जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, उसके लिए भी सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। अब आपको पता है ना कि आपको टाइम पे पहुंचना है, अगर आप थोड़े से भी लेट हुए तो दरवाजा बंद हो जाता है, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल। अगर आप सड़क पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कुछ ट्रैफिक रूल को अपनाना पड़ेगा। People employed in all kind of jobs also need to follow the rules set by the employer. अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी के एम्प्लॉयर हैं, तो आपको उस कंपनी के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, एम्प्लॉयज भी फॉलो करेंगे। एंड व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलो दोज रूल। अब इतने सारे रूल्स के बारे में तो बात कर ली, क्या हो अगर ये रूल फॉलो ना हो? आ सिंपल आंसर इज दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर स्कूल में रूल नहीं हो तो क्या पढ़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। घर में कोई रूल नहीं हो उठने बैठने खाने पीने का या कहीं आने जाने का, तो क्या घर एक घर रहेगा? नहीं रहेगा। अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज अपने जो बॉस है या चीफ है उनकी बातों को नहीं मान रहे होंगे, उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो क्या कंपनी ग्रो कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ सर्टेन रूल होते हैं जो मेंटेन करते हैं ऑर्डर को, हार्मनी को, सोसाइटी में भी, स्कूल में भी और हमारे घर में भी। तो ये रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, इससे जो हमारी लाइफ है वो ईजी हो जाती है। Describe the two pictures given in figure 10.1 on page 151. What difference do you see between them? अब हमें 10.1 पे कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं, ये दो फिगर्स है। अभी मैंने एग्जांपल भी आपका बताया कि देखो एक ऐसी स्ट्रीट है या जगह है जहाँ पे लोग मनमाने ढंग से यहाँ वहाँ जा रहे हैं, और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रैफिक लाइट है और पूरी सड़क है। तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ भाई, यहाँ पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो जाने वाले हैं वो जा भी रहे हैं, जो यहाँ पे देखो पूरा रेलवे पूरा पाथ है, आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। यहाँ देखो कितनी होच पोच हो गई है, लोगों को पता ही नहीं है कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन दोनों पिक्चर्स में बहुत डिफरेंस है। सो देखो व्हीकल्स में क्या है, आप पहली पिक्चर में देखो कार साइकिल एंड बाइक आराम से जा रहे हैं। दूसरी पिक्चर में देखा भाई यहाँ भी कार बाइक है और पूरे लार्ज नंबर में है, बहुत बड़ी मात्रा में है। अब पहली में देखा कि प्रॉपर रूल रेगुलेशंस आर फॉलोड, कि यहाँ पे पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ पे पूरे चाउस है, डिसऑर्डर्स है, वॉयलेंस है, सारा ट्रैफिक रूल को कोई मान ही नहीं रहा है। यहाँ पे प्रोवाइड बेटर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग, अब यहाँ पे लोग आराम से ड्राइव कर पा रहे हैं, कोई उनको दिक्कत ही नहीं आ रही है। मे लीड टू स्ट्रेस फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट, अब यहाँ पे कोई किसी से टकरा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो आपको दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस दिख गया होगा और आप इनको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू कनेक्ट विद योर डिस्कशन ऑन रूल्स। अब आप बताओ कैसे कनेक्ट करेंगे। सो रूल्स आर एसेंशियल फॉर सोशल ऑर्डर बेटर लाइफ। अब आपने पीछे देखा ना भाई, कोई रूल नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, और अगर हमारी लाइफ में रूल्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो हम ऐसे स्मूथली अपने जो जीवन है उसको चला पाएंगे। सो रूल्स मेड वंस कैन बी चेंज इन स्कूल होम एंड वी ऑल्सो हैव रूल्स। अब देखो ऐसा नहीं होता कि ये रूल बन गया तो परमानेंट हो गया। अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उससे दिक्कत होती है तो कई बार उसमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है
वट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड दैम। अब आपके स्कूल में कौन से रूल है और उनको कौन बनाता है। सो कॉमन स्कूल रूल्स इंक्लूड वियरिंग द प्रॉपर यूनिफॉर्म, अटेंडिंग क्लासेस ऑन टाइम, मेंटेनिंग डिसिप्लिन ड्यूरिंग क्लासेस एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड पीयर्स। तो ये तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आनी है, अब पूरी जो क्लासेस है वो टाइम पर अटेंड करनी है, यहाँ वहाँ बाहर नहीं घूमना है ना, पूरा डिसिप्लिन से रहना है, अपने टीचर्स को पीयर्स को रिस्पेक्ट शो करना है। And these rules are typically created by school authority such as the principal, teachers and school board, ensuring a structured and conducive एनवायरमेंट फॉर लर्निंग। की भाई पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें कि आप एक डिसिप्लिन में रहो, अपने बड़ों के, टीचर्स का, पीयर्स का आप रिस्पेक्ट करो, क्लास के दौरान भी आप डिसिप्लिन में रहो। तो ये आपके लिए क्या है, आपके कंडक्टिव एनवायरमेंट लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Can you identify the categories of public service or the activities that are represented in the 10 picture in figure 10.2। अब आपको एक और पिक्चर दे रखी है, ठीक है। अब उस पिक्चर में आपको देखना है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो देखो पिक्चर एक में आपने देखा पब्लिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, कि यहाँ पे क्या रोड बन रहा है, तो ये क्या है, पब्लिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक दो बार इसको पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा। दूसरे में क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, रेल जा रही है, मेट्रो जा रही है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। तीसरे में आप देखोगे सिक्योरिटी और सेफ्टी सर्विस हो रही है कि भाई यहाँ पे ये बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक है हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सेफ्टी का काम हो रहा है, ये सिक्योरिटी है, ये सेफ्टी है। नेक्स्ट फोर्थ में आपने क्या देखा, ये हेल्थ केयर सर्विस देखी है ना। फिफ्थ में आपने क्या देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट देखा, और सिक्स्थ में आपने रोड सेफ्टी देखा। सेवंथ में जुडिशियल सर्विसेज है, जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है। फिर एजुकेशन सर्विसेज देखी आपने, पोस्टल सर्विस है, और ये बैंकिंग सर्विस है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है जो हमें सरकार प्रोवाइड कराती है, चाहे वो पब्लिक डेवलपमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, चाहे सिक्योरिटी सेफ्टी सर्विस हो, हेल्थ केयर सर्विस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जो चीज़ें हो जाती है तो सरकार वहाँ रिलीफ सर्विसेज को भेजती है ताकि लोगों को सहायता मिल सके। फिर आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, जो हमें रूल फॉलो करने के लिए भी वो करते कि भाई आप अच्छे से रूल फॉलो करो ताकि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम हो सके। उसके बाद आपने जुडिशियल सर्विस देखी, एजुकेशन सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड होती है, पोस्टल सर्विस की किसी का पोस्ट आ रहा है, किसी का पार्सल आ रहा है, बैंकिंग सर्विसेज आपने देखी। तो ये सारी पिक्चर्स ये सर्विस को दिखाती हैं। What role do you think the government play in each of these activity? तो आप बताओ इन सारे चीज़ों में जो गवर्नमेंट है उसका कौन कौन सा रोल है। सो गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। तो जितने हमने पीछे पिक्चर्स देखी ना, उन सभी में गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा हाथ होता है। इट एंश्योर दैट दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल विद मिनिमम हिंड्रेंस और ऑन टाइम। तो सरकार यही चाहती है कि जो जितनी सारी पीछे हमने सर्विसेज पढ़ी वो सभी लोगों को मिल सके, बिना किसी परेशानी के मिल सके, और टाइम पे मिल सके कि भाई हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, सभी को मिले, है ना। किसी को ऐसा नहीं कोई गरीब है, अमीर है, उसको बाद में मिलेगी, उसको आज मिलेगी, कल मिलेगी, नहीं, सभी को टाइम पे मिल सके। इट क्रिएट्स एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज ट्रेंड मैन पावर, एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ सर्विस, ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनियन टू स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। तो और जो गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं उसके बारे में तो आप आगे पढ़ोगे, पर यूनियन पे, स्टेट में और लोकल में जो 3 गवर्नमेंट की स्टेट है, लेवल है, उन पे गवर्नमेंट पूरा अपना काम करती है कि लोगों को सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो आराम से मिल सके। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एक्सपेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वो बता सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे चेकिंग एंड इंश्योरिंग क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड मिल्क। जो हम रोज दूध लेके आते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसकी जो चेकिंग है, क्वालिटी है, प्राइस है, उसके में भी गवर्नमेंट का हाथ है। हेल्पिंग टू प्रिजर्व फॉरेस्ट कवर एनवायरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। अब आपने देखा ना, पोल्यूशन जब हो जाता है तो देखो ये गवर्नमेंट ही तो बताते कि अब सब बंद रहेगा, ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, तो एनवायरमेंट में भी गवर्नमेंट का हाथ है। एंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें भी गवर्नमेंट का पूरा सहयोग होता है। मेंटेनेंस ऑफ पार्क, क्लीनिंग ऑफ रोड, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लैम्प्स एटसेट्रा। जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए
हमारे पार्क को मेंटेन करती है, रोड्स को क्लीन कराती है ना, और हमें जो स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लाइट है, उसको प्रोवाइड कराती है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन, इसमें भी सरकार का पूरा पूरा रोल होता है। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे हमारी बॉडी के इतने सारे ऑर्गन्स हैं, मिलके काम करते हैं, ऐसे ही जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट 3 ऑर्गन्स हैं जो मिलके पूरा काम करते हैं, करवाते हैं, और उसको फिर देखते हुए कि हुआ है काम या नहीं हुआ है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शन। In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at a post office to send a money order after filling up of a form. Or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. क्या कह रहा है? आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पर अगर आप आज से 30 साल पीछे जाते हो तो आप देखोगे कि अगर आपके जो मम्मी पापा है उसे किसी रिलेटिव को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो एक लंबी सी क्यू में खड़े होंगे पोस्ट ऑफिस में, और फिर एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद मनी भेजी जाएगी। ठीक है, अगर वहीं एक बिजनेसमैन को कोई पेमेंट है वो सेंड करनी है, वो भी बेचारा डिमांड ड्राफ्ट के लिए खड़ा होगा और फिर उसको पोस्ट करेगा। बट आज आप देखते हो कि आपके पापा को किसी को पेमेंट करना है, आपके पापा तुरंत कुछ पिन भरते हैं और वो भेज जाते हैं वहाँ पे। और अब आप किसी को पैसे भी देने हैं अपने रिलेटिव को या किसी दुकानदार को तो आप यूपीआई कर देते हैं। तो आज का ज़माना कितना सरल है, अब आपको किसी क्यू में खड़ा नहीं होना, आपको विद इन सेकेंडों में आपका काम हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी कितना कितना आगे बढ़ रही है, पर जितना ही ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसके जो केसेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, कि मतलब उसकी जो थ्रेटिंग पावर है वो भी और आगे बढ़ रही है। सो हाउएवर दिस हैज आल्सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स हु विदाउट इवन लीविंग देयर डेस्क फाइंड डिजिटल वे टू स्टीलिंग पीपल्स मनी। अब देखो, अब आपके पास जितनी सहूलियत है, जितनी टेक्नोलॉजी है, क्रिमिनल्स भी उतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके विद इन सेकेंडों में आपका सारा पैसा स्टील कर लेते हैं। एंड दिस हैज़ लीड मैनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉ इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोल्ड साइबर क्राइम। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लॉ और ऑर्डर्स निकालती है ताकि इन क्रिमिनल से बचा जा सके, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, जिसे हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम, कि हम साइबर क्राइम से बच सके। ठीक है, अब आपने कई केसेस देखे होंगे कि कुछ लोग जब बच्चों को बोला जाता है कि 18+ से पहले आप कुछ भी ऐसा पोस्ट मत करो या कुछ भी ऐसा मत करो, या कहा भी जाता है कि आप कुछ भी ऐसा मत करो जो आप किसी की भी आंखों में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल्स को या जो ये बैठे होते हैं साइबर क्राइम वाले, इनको तो भाई आपको सिर्फ एक छोटी सी आपका लीड चाहिए, आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स निकालती है ताकि आप इन चीज़ों से बच सके, है ना। Who believe in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skill to contribute to the society have been arrested and convicted in court. They are usually fined as well as jailed for many years, some years. अब क्या हो जाता है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है कि भाई जैसे किसी ने मेरे फ्रॉड से पैसे निकाल लिए, मैंने उसकी साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी, अब जो साइबर पुलिस है वो मेरे इस पूरे केस को देखेगी। ठीक है, और अगर वो इंसान मिल भी जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, कोर्ट लेके जाया जाता है, और उसको कुछ फाइन भी होता है, साथ के साथ उसको कुछ सालों की जेल भी होती है। दो दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेस और ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब देखते हैं सरकार के जो ये 3 ऑर्गन्स हैं, ये 3 ब्रांचेस हैं, इस पे कैसे काम करते हैं। तो पहला आता है लेजिस्लेचर। क्या होता है, लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉ, समटाइम इट ऑल्सो अपडेट और रिमूव एग्जिस्टेड लॉ। तो सबसे पहला जो कोई किसी भी चीज पे लॉ बनेगा उसको कौन बनाएगा, उसको बनाएगा लेजिस्लेचर। ठीक है, कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर, विधान पालिका। ठीक, वो क्या करेगी, सबसे पहले कोई भी चीज़ है उस पर लॉ बनाएगी, और जो भाई किसी चीज़ में कुछ एडजस्टमेंट करनी है या कोई लॉ अपडेट करना है या कोई लॉ हटाना है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो काम भी लेजिस्लेचर करेगी। ठीक है, दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब ये होती है एक असेंबली, उस असेंबली में कौन है, हमारे द्वारा भेजे हुए लोग हैं। ठीक है, वी विल सून
सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। और अब हम बाद में किसी चैप्टर में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे भेजते हैं असेंबली में। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब उस काम को अब करने वाले। द इज द ऑर्गन डेट इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट द लॉ। अब देखो, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ और ऑर्डर बना दिया, ठीक है, अब उसको फॉलो कराने का काम होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन है? दिस इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट हु मे बी president, prime minister, chief minister, the ministers and any agency responsible for enforcing law and order. In our example about that agency is the cyber police. अब देखो, एग्जीक्यूटिव कौन है? उन लोगों को भाई हम पे लॉ को इम्प्लीमेंट कराएंगे, हमसे कहेंगे इन चीज़ों को फॉलो करो, वो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और भी ऐसी एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल होगी उस लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए। उसके बाद आ जाती है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। इस सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ, कि जिसने उस लॉ को ब्रोक किया है, इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, कि उसके अगेंस्ट कौन सा एक्शन लेना है, उसको कौन सी पनिशमेंट देनी अगर जरूरी है। एंड समटाइम इट ऑल्सो एग्जामिन वेदर अ डिसीजन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव इज राइट और वेदर अ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर इज वेल कंसीव्ड एंड फेयर फॉर ऑल। अब जो जुडिशरी है वो इन सबसे बड़ी है, ठीक है, वो ये देखेगी कि जो एग्जीक्यूटिव जिनको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं या लेजिस्लेचर ने जो लॉ और ऑर्डर्स बनाए हैं वो सबके लिए है, ठीक है। क्या ये अपने अधिकार क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा तो वो नहीं कर रहे कि भाई इनका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं इस काम को करने का और ये आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन लॉ की वजह से जो पब्लिक है या कोई भी सेक्टर है उसको परेशानी हो रही है? अगर किसी ने क्राइम किया है उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, है ना, या उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो ये सब काम देखने का है जुडिशरी का। तो हमने देखा प्रीवियसली कि जो रूल्स है उनको लाती है कौन, लेके आती है कौन, बनाती है वो बनाती है लेजिस्लेचर, और उनको फॉलो कौन कराती है? एग्जीक्यूटिव्स। और वो लॉ सच में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो ये सब किसका काम है? ये है जुडिशरी का, ठीक है। और जुडिशरी किसी के अंडर नहीं होती, ये तीनों किसी के अंडर नहीं होते, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं जो बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके बाद लॉ के लिए लॉ लेके आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स हैं वो देखते हैं कि इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाए लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी देखती है कि भाई सारा काम अच्छे से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। Explain how the three government organs are at work in the case of cyber criminal describe above. अब हमें देखना है कि साइबर क्रिमिनल को पकड़ा गया, अब ये तीनों गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे कैसे काम करेंगे। सो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव ईज्ड द लाइफ ऑफ पीपल एंड एट द सेम टाइम क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स हु फाइंड डिजिटल वे टू स्टीलिंग पीपल्स मनी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी जितनी आसान की है उतना ही उन्होंने ऐसे ऐसे नए क्राइम करने स्टार्ट कर दी है जिससे बैठे बैठे लोगों का पैसा वो चोरी कर सकते हैं। टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, गवर्नमेंट मतलब अब यहाँ सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव है वो क्या करेगी? नए लॉज और ऑर्डर को पास करेगी ताकि ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज से फाइट किया जा सके। मैनी क्रिमिनल्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन रॉबिंग innocent people of their hard earned money have been arrested। अब यहाँ पे पुलिस उनको क्या करेगी? अरेस्ट करेगी। एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट, और फिर इनको कहाँ ले जाएगी? कोर्ट मतलब जुडिशरी में लेके जाएगी। एंड दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर्स। अब आपने देखा कि जो साइबर क्राइम में साइबर क्रिमिनल्स मिले उनको सबसे पहले उनके ऊपर कोई लॉ लगाया गया, है ना, कोई लॉ या ऑर्डर लगाया गया कि भाई इनकी जो एक्टिविटी है उनको रोका जा सके। अब जो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस फोर्स है, वो उसको क्या करेगी? अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करके कहाँ लेके जाएगी? कोर्ट लेके जाएगी। कोर्ट में किसका काम है? जुडिशरी का। उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसको जेल भी होगी, है ना, उससे पूछताछ भी होगी। तो इस चीजों में इन तीनों ऑर्गन्स का पूरा रोल होता है। इन any good system of governance these three organs must be kept separate। अब देखो इन तीनों का अपना अलग अलग काम है,
है ना। लेजिस्लेटिव का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है। ये किसके पार्ट है? ये गवर्नेंस के पार्ट है। गवर्नेंस इन तीनों के बिना अधूरी है। ये तीनों, इनका अलग अलग अपना एरिया है, पर आपने देखा ये एरो पर ये आपस में जुड़ी हुई है। अभी आपने पीछे देखा ना, लॉ एंड ऑर्डर किसने बनाए? लेजिस्लेटिव ने। उनको इम्प्लीमेंट किसने करवाया? एग्जीक्यूटिव ने। उसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो किसने दी? वो जुडिशरी ने दी। तो आपस में कनेक्टेड है, आपस में एक साथ कनेक्ट ना होके भी ये कनेक्टेड है। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। So although they interact with each other and work together, this separation is called the separation of power. It is intended to provide a system of check and balance. अब ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है चेक और बैलेंस की। अब ये आपस में एक दूसरे के काम को चेक भी करते हैं और एक बैलेंस भी बना रहता है। एंड दिस मीन दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट इज द अदर इज डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल। ये तीनों अपना अपना काम भी करते हैं, पर एक दूसरे ऊपर नजर भी रखते हैं कि क्या लेजिस्लेटिव अपना काम अच्छे से कर रही है, किसी एक पार्ट ऑफ पीपल को तो फायदा नहीं पहुंचा रही, क्या एग्जीक्यूटिव उसको सभी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं गरीबों के ऊपर अलग से है और अमीरों के ऊपर अलग से है, क्या जुडिशरी सबको न्याय या जस्टिस अच्छे से दे पा रही है या नहीं। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे पर कड़ी नजर रखते हैं, जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। और ये तीनों गवर्नेंस के ऑर्गन्स हैं, जिसके बिना गवर्नेंस का चलना मुश्किल है। इनके पास इनकी सेपरेट पावर है और उनके पास ये पावर भी है कि ये एक दूसरे पर पूरी पैनी नजर रख सके। As a class activity, can you imagine the sort of disorder we might witness in if all three organs were under the control of same group of people? अच्छा, ये भी आता है कि अगर इनके ऊपर किसी एक ग्रुप का कंट्रोल हो जाए, तब बताओ क्या हो सकता है, कौन सिचुएशन हो सकती है। इफ ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम ग्रुप ऑफ पीपल, देन इट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन सोशल ऑर्डर एंड सोसाइटी। ये तो आपको भी पता होगा, अगर आपकी क्लास का मॉनिटर किसी एक ग्रुप के बच्चों को ही कहे कि हाँ ये जाएगा, ये करेगी, वो करेगा, तो पूरी क्लास में क्या हो जाएगा, एक अजीब सा इनबैलेंस हो जाएगा, है ना। और आप सब इसके खिलाफ क्या उठाओगे, आवाज उठाओगे कि भाई नहीं, हमें ऐसा मॉनिटर नहीं चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट में ये तीनों चीजें किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर आ जाए, तो पूरा जो सोसाइटी वो क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। इट विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और राइज ऑफ इनजस्टिस टू कॉमन पीपल। एक तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्यों, जो सेम ग्रुप है वो अपने जैसे लोगों को ऊपर उठाएंगे, है ना, गरीब लोगों को कोई देखेगा ही नहीं, इनजस्टिस होगा। एंड दिस में लीड टू करप्शन, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अ न्यू सिस्टम ऑफ अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे कम इन प्लेस ऑफ पीपल्स रूल। अब क्या हो जाएगा, सारे में करप्शन होगा, है ना, कि भाई अब सिर्फ वही लोग ऊंचा उठ रहे हैं जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डेमोक्रेशन तो रहेगा ही नहीं, डेमोक्रेसी तो रहेगी ही नहीं, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी। अब ये रियल लाइफ सिचुएशन से बता रखे हैं कि सऊदी अरेबिया में, नॉर्थ कोरिया में, जर्मनी में भी ऐसा होता है, तो वहाँ कैसी कैसी सिचुएशंस हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, जर्मनी ड्यूरिंग 1933-1942 वॉज अंडर नाजी रूल। अब जर्मनी में 1933 से 1942 तक नाजी रूल रहता है, ठीक है, मतलब मिलिट्री डिक्टेटर है अडोल्फ हिटलर, वो अपने सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। He took all the decision regarding the running of government. All the other organs of government were under military rule. अब वहाँ पे क्या हो जाता है, मिलिट्री जो सैनिक है, सैनिक शक्ति ही आ जाती है, और जो ये हिटलर है सारी चीज़ों को अपने अंडर ले लेता है। मतलब अब जो भी लॉ पास होगा हिटलर करेगा, जो भी न्यायपालिका न्याय करेगी वो हिटलर करेगा, सारा काम हिटलर कर रहा है। अब हिटलर किसको करेगा, नाजी ग्रुप को करेगा। सो ही हैड स्पेशल फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज स्पेशलाइज्ड मिलिट्री टीम टू क्रिएट फियर एंड हैवोक। और पूरे जर्मनी में ना इस हिटलर ने पूरा डर का माहौल क्रिएट कर दिया, जिसका जहां मन करता था उसको मार गिराता था, कोई खाने का नहीं, कोई पीने का नहीं, कुछ नहीं, इसने पूरा तहस नहस कर दिया था पूरा जर्मनी को। हिटलर एंड हिज सपोर्टर्स जस्ट टू एनहेंस देयर पर्सनल ईगो किल्ड मैनी पीपल इन गैस चैम्बर। आगे 9th क्लास में आप पढ़ोगे, हिटलर ने और उसके सपोर्टर्स ने मतलब जो भी यहूदी थे उन लोगों को गैस चैम्बर में डाल डाल के मार दिया,
बिना उनके किसी क्राइम के। एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड कंडीशन डेट लेड टू वर्ल्ड वॉर 2, और इसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अफेक्टिंग एंड किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। और पूरे संसार में, मतलब किसी एक की गलती ने पूरे संसार को उस युद्ध में झोंक दिया। तो ये चीजें हो जाएगी। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट 2 लेवल एट लीस्ट, लोकल एंड नेशनल। आपने देखा है लोकल और नेशनल, मतलब एक सेंट्रल हो गई और दूसरे की लोकल, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शन एट 3 लेवल और टायर्स। अब हमारे इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। एक है लोकल, फिर है स्टेट, और फिर है रीजनल। आपने पंचायत सुनी है ना, वो वाला, एंड नेशनल। Each level deals with a different matter. To use a comparison, if a bulb in your home is not lighting up, you will first check the bulb, switch, fuse, etc. If it does not work, you may call an electrician. And if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to the electricity board, file a complaint. These are 3 level of dealing with a problem. अब जैसे आपने अपने घर में कोई बल्ब है, फ्यूज हो गया, पहले आपने खुद चेक किया, आपसे नहीं हुआ, आपने इलेक्ट्रीशियन बुलाया, इलेक्ट्रीशियन से नहीं हुआ कि भाई ये समस्या आपके घर की नहीं है, पूरे मोहल्ले की है, तो आप कहाँ गए, आप गए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपने एक कंप्लेन को फाइल कर दिया, ठीक है। अब ये आपका तरीका था 3 लेवल पे एक प्रॉब्लम को डील करने का। उसी तरह जो सरकार है वो भी 3 लेवल पे काम करती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे काम करती है, एक है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे काम करती है, एक है लोकल गवर्नमेंट जो विलेजेस टाउन में काम करती है। पूरा इनके बारे में डिटेल में आप बारी बारी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो देखो आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है। एक है लोकल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। Imagine that following heavy rain for a few days, there is a flood in a part of a district. If it is not too severe, the local authority may be able to deal with it. अगर आपके किसी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ गई है, ठीक है, तो जो लोकल अथॉरिटीज है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो इसको आराम से डील कर लेगी, भाई इतना ज़्यादा केस नहीं है, वो डील कर लेंगे। एंड इफ इट इन्वॉल्व्स several towns and many villages, the state government will step and send rescue team to help affected people. जब सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट की बात थी तो लोकल गवर्नमेंट काम आई, और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस इसमें इन्वॉल्व है, पूरे यहाँ तक भी फ्लड आ चुकी है, तो स्टेट गवर्नमेंट काम करने के लिए आई, उसने रेस्क्यू टीम भेजी। बट इफ इट इज अ मैसिव फ्लड अफेक्टेड वास्ट एरियाज, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज। आपने देखा जब सुनामी आई थी तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आई थी। क्यों? अब ये बहुत बड़ा लेवल हो गया था, पूरे अंडमान निकोबार में पूरी बाढ़ आ चुकी थी, तो अब लोगों को रेस्क्यू करना ये किसका काम था? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। इस तरह जो हमारी जो तीनों लेवल है वो काम करती है। Many of our institutions have mottos inspired by the wisdom of our ancient text. The government of India's motto, for example, is Satyamev Jayate, which means truth alone trump, कि मतलब जो सच है, सच्चाई है, उसकी जीत होती है। The Supreme Court motto is Yato Dharmastav, जहाँ और where is the धर्म there is a victory, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका भी मोटो है कि जहाँ पे धर्म है ना, वहीं पे ही सत्य की जीत है। The table on facing page providing in summary a general framework of the main function of the government. 3 organs of at national level, state level, their details including the precise role of assemblies will be studied in a greater depth in grade 7. अब ये सब चीज़ जो हमने पढ़ी है ना, जो आपने वर्ड्स पढ़े, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के बारे में आप क्लास 7 में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।